बारिश, बरसात या मानसून, जो कहिए ये जो मौसम है, ये अपने साथ ले आता है खूब सारे बादल, पानी, नमी, और इस नमी और पानी के साथ खूब सारी हरियाली। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आदर्श कटोच है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट लीफ पे। पीछे आप देख रहे हैं कि लॉन में पूरी हरी घास आ गई है और पूरी हर तरफ हरियाली जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि ये मानसून स्टार्ट हो गए हैं। और मानसून में पूरे फार्म में जो है वो हरियाली ज़्यादा बढ़ जाती है, ग्रीनरी हो जाती है। तो मेरा इस वीडियो में आपको ये दिखाने वाला हूँ कि कैसा एनवायरनमेंट रहता है मानसून में, और क्या इस मानसून में हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं और कैसे फार्म में जो बारिश में जो एक्टिविटी है वो की जा रही है। तो आप वीडियो में बने रहें और हम अपने इस वीडियो का सफ़र शुरू करते हैं आगे। तो इतनी बड़ी बड़ी घास ये लॉन में आ गई है और बरसात की शुरुआत है और घास बढ़नी शुरू हो गई है। लेकिन बरसात का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है जो पेड़ पौधों को, जो गर्मियों में पानी जो कम मिलता है, उसकी भरपाई इस बरसात में ही होती है। और पेड़ों पे हरियाली जो है बिल्कुल ग्रीन लश हो गई है। सब पौधों में फूल आ गए हैं, नई पत्तियां आ गई हैं और पेड़ों में मानो एक जान सी आ जाती है उनके अंदर, एक बरसात के मौसम में, और जो देखने में बड़ा ही अच्छा लगता है। तो जैसे अब बरसात शुरू हो गई है और पहाड़ों में बारिश और बरसात की वजह से थोड़ा सा जो टूरिज़्म है वो डाउन हो जाता है। तो ड्रीम वुड्स में अभी कोई गेस्ट नहीं है, कुछ पिछले 3-4 दिन से कोई बुकिंग्स भी नहीं है, कुछ इंक्वायरी भी नहीं है। एक दो कोई गेस्ट आते हैं, लेकिन अभी 1-2 महीना समझो कि अब हमारा रेस्ट का समय है। अरे ये दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये कौन है? ये अगर आप देख पा रहे हैं कैमरे में, एक गैलेक्सी है, हमारी कैट है फ्लफ़ी। उसके 4 बच्चे हैं, जिसमें से 2 तो चले गए हैं यहाँ से, पता नहीं कहाँ, 2 दिन से दिख नहीं रहे हैं। और एक गैलेक्सी है, ये बड़े हो गए हैं 3-3 महीने के। अब आप क्लियरली देख सकते हैं इसको सामने, भाग गया। इनकी माँ यहाँ पे नहीं है, उसका नाम फ्लफ़ी है। वो सब साथ में होते हैं, अभी वो कहीं गई होगी। उनको सुबह सुबह सबसे पहले वो उठा देती है 6 बजे के करीब, कई बार उससे पहले। उनको फीड डालनी होती है सुबह सुबह, सबसे पहला काम होता है इनको फीड और इनको खाना डालना। तो इनको तो खाना वाना डाल दिया था, अब ये खेल रहे हैं और ये पूरे फार्म में ऐसे घूमते रहते हैं। तो ये देखो आप, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी हो गई है, इतनी घास चढ़ गई है। अगर मैं आपको ऊपर की ओर दिखाऊं तो धर्मशाला मैक्लोडॉली नहीं दिख रहे हैं, हल्के हल्के दिख रहे हैं, पता नहीं आप कैमरे में देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो। मैक्लो को थोड़ा थोड़ा दिख रहा है और धौलाधार तो बिल्कुल नहीं दिखेगा अभी बरसात में। बीच बीच में कभी कभी बादल हटते हैं तो बड़ा अच्छा व्यू निकलता है। तो 1-2 महीने ऐसे क्लाउडी रहेंगे, धौलाधार का व्यू अभी बरसात में बड़ा कम आता है। आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कैसे हम रैबिट्स वगैरह का, ये यहाँ पे रैबिट हैं और वहाँ पे मुर्गे रहते हैं। तो यहाँ पे ये मेरी डक्स का और चकोर वाला ये वाला बाड़ा है। देखो मानसून में बारिश तो होती है, जब बारिश होती है तो वेदर बड़ा अच्छा हो जाता है यहाँ का, लेकिन जब धूप निकलती है, जैसे अभी धूप है तो बहुत ह्यूमिड है, क्योंकि यहाँ की एलिवेशन जो है सी लेवल से वो 900 की है और हम पहाड़ों के बीच में वैली में है, प्लेन में है नीचे। सिर्फ 2-3 किलोमीटर या ये 4-5 किलोमीटर के रेडियस में ये जगह जो है बीच में प्लेन है। और धर्मशाला से हम बहुत दूर नहीं है, 15 मिनट का रीच है एक तरफ का धर्मशाला शहर का। तो 900 मीटर सी लेवल कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है। और जो धर्मशाला का सिटी का है वो 1300 या 1400 के आसपास का होगा। तो यहाँ पे धूप पड़ने के बाद जो मानसून, जो बारिश होने के बाद जो जब भी धूप निकलती है बहुत ह्यूमिडिटी होती है, जिससे चिप वाली थोड़ी सी गर्मी सी ऐसी रहती है। लेकिन सुबह शाम जो है मौसम वो अच्छा जाता है।
अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ धूप निकल आई है, हाँ, तो मुझे थोड़ा सा ऐसे गर्मी पसीना पड़ रहा है। तो ये बरसात में बहुत ज़्यादा घास होने की वजह से और ज़मीन में जो सन की हीट से जो वेपराइजेशन होती है उससे ये चिपचिपाहट वाली जो गर्मी जो है मानसून में यहाँ पे थोड़ी महसूस होती है। तो आप सबको पता है कि मेरा एग्रीकल्चर मेरा एक पैशन है और जानवरों को पालना जैसे पेट्स रैबिट या मुर्गियाँ ये सब भी मेरे रूटीन में रहती हैं और मैंने पाला हुआ है। आपने मेरे पुराने वीडियो देखे कि अनु अरुण और हमने यहाँ पे जो मुर्गियों का जो बाड़ा था वो रिपेयर किया था। मेरे पास 10-12 मुर्गे और मुर्गियाँ थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे यहाँ पे 2-3 बार जो आवारा जो डॉग्स हैं उनका अटैक हुआ। 2 बार मेरे मुर्गे उन्होंने खा लिए। एक बार तो उन्होंने मेरा जाला जो है वो पूरा टीयर कर दिया, जिससे वो अंदर जाके उन्होंने पूरा उनको मार दिया। तो काफ़ी नुकसान हुआ और इतना पाला उनको बुरा भी लगता है। तो बताता हूँ कि इस तरह से ये इसका जो है डोर है लोहे का। ये मेरे रैबिट्स हैं। अभी इनको मैंने घास डालना है। सुबह मैंने इनको सब्जी डाली हुई है, तब तक ये खा रहे हैं। तो ये वाला तो सॉलिड है, ये नहीं खुल सकता, इसके अंदर कोई जानवर भी नहीं जा सकता। लेकिन छोटा सा गैप रहे, जैसे चूज़े हैं या कुछ छोटे बच्चे हैं उनको नेवले चले जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे डक्स और चकोर रहते थे जो मेरे डॉग्स ने खा लिए। हुआ क्या कि ये जो फेंसिंग है ये इसकी जो गेज है वो पतली है, तो रस्ट लगने से ये वाली जो फेंस जो है वो ख़राब हो गई थी और डॉग्स ने उसको तोड़ के अंदर चले गए थे। फिर मैंने इसको डबल कर दिया। अब ये हैवी गेज की लगाई, उससे क्या मेरा अभी डॉग अंदर नहीं जा पाते और काफ़ी बचाव हो गया है। लेकिन हुआ क्या कि मैंने 8, 10, 11 बहुत बड़े बड़े मुर्गियाँ थे और रोज़ अंडे देते थे। गलती से एक दिन बुकिंग के चक्कर में बिज़ी था और मैं शाम को ये दरवाज़ा बंद करना भूल गया था, तो स्टाफ था नहीं और डॉग्स अंदर गए और उन सब ने मेरे जितने भी मुर्गियाँ थे वो। तो क्या हुआ कि मैं उसके पीछे की आपको छोटी सी वो स्टोरी बताता हूँ कि कैसे वो मुर्गे मेरे डॉग्स ने क्या किया कि दरवाज़ा रह गया खुला और बंद करना भूल गए। तो उन डॉग्स ने उन मुर्गियों को पहले भी उन्होंने अटैक किया था मेरी बतख वगैरह पे और चकोर पे। तो उनको पता था कि यहाँ पे चांस मिलता है, रैबिट्स भी कई बार बाहर एस्केप हो जाते हैं या मुर्गे निकल आते हैं तो उनको पर अटैक करने का। भाई मैं भूल गया दरवाज़ा बंद करना और आधी रात को सोए ऐसे वाइफ ने बोला कि आपने क्या दरवाज़ा बंद किया था, क्योंकि थोड़े दिन पहले वो इंसिडेंट हुआ था जो मेरे मुर्गे डॉग्स ने खा लिए थे। और मैं सुबह 3-3:30 बजे उठा, मुझे ऐसे आधी नींद में मुझे लगा कि अरे मुझे डाउट, क्योंकि हमने जो काम हम रूटीन में करते हैं और वो काम छूट जाए तो हमारे डाउट में रहता है कहीं ना कहीं कि हमने वो काम शायद मिस कर दिया करने से। फिर क्या था, मैं 3-3:30 बजे रात को उठा और नीचे आके देखता हूँ कि दरवाज़ा तो खुला है और जैसे भी नज़र पड़ती है तो सारे मुर्गे मार के अंदर उन्होंने काट के छोड़ दिए उन्हें। और मैं उसी ही फीलिंग के साथ घर वापस चला गया। मैंने सबको बता दिया कि दोबारा तीसरी बार ये हो गया है। तो 10-10 करके 10-10 के बैच 2 बार पहले खा लिए थे, चकोर और डक्स पहले खा ली थी। और अब की बार जो मैंने कहा अब तो मैंने इसको बना दिया है, लोहे का मैंने दरवाज़ा भी लगा दिया है। अब तो ये हो नहीं सकता, लेकिन मेरी ही गलती थी। मैं इतना पछताया उस रात को कि मैंने दरवाज़ा क्यों खुला छोड़ा। मेरी सही में मेरी बुरी हालत थी उस दिन की मेरे साथ ये इतना बड़ा नुकसान की बात नहीं है, लेकिन जब हम पेट पालते हैं या उनको से अटैचमेंट ना हो ही जाती है। और वो मुर्गियाँ बहुत अंडे भी दे रही थी और दिन भर के ट्रे भर दे रही थी। और ये बड़ी अच्छी अलग सी ब्रीड जो मैं कहीं से लेके आया था, स्पेशल ब्रीड थी। एक कलर के रेड कलर के छोटे साइज़ के ये मुर्गियाँ थे। हुआ क्या कि स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि उस समय में वो जो बैच था जो 10-11 मुर्गियों का, उसमें 3 मुर्गियों ने हैचिंग करी हुई थी, जिसको लोकल में भाषा में या इस भाषा में बोलते हैं हट देना। मुर्गियों ने हट दिया हुआ था, तो हैचिंग पे बैठी हुई थी, हट दिया हुआ था। तो 3 मुर्गियाँ थी। तो जब वो उनको डॉग्स मेरे मुर्गे थे जब अटैक नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि अनु और यहीं पे थे। हमने प्लान किया कि जो हैचिंग वाली मुर्गी हैं उनको इसमें कर देते हैं, जो डक्स वाला जो बाड़ा है, डक्स वाले बाड़े में हमने उन मुर्गियों में से एक मुर्गी को कर दिया 10-12 अंडों के साथ। और सेकंड या 1-2 दिन के बाद ही वो अटैक हुआ और सारे मुर्गे जो थे वो मार दिया कुत्तों ने।
4-5 दिन के बाद मैंने देखा, मैंने हैचिंग के लिए मुर्गी ऐसे बैठी थी, मैंने कहीं अंडे हैच करके निकालेगी, कई बार ऐसे बैठी रहती है अंडों पे, चांस बड़ा कम था। लेकिन अभी पीछे 5-6 दिन पहले जब हम नीचे आए तो उनकी छोटे छोटे चूज़ों की आवाज़ आनी शुरू हुई, और उस मुर्गी ने उसी बैच के उसी ब्रीड के 10 चूज़े निकाल दिए। तो जो मेरी थोड़ी सी होप थी वो बढ़ गई कि यार ऐसा नहीं है, कि थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है बंदा कि यार मैं कितना ही इनको संभालूं, इनको भी जाला तोड़ दे रहे हैं, कभी कुछ कर दे रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, उस मुर्गी के छोटे छोटे चूज़े जो है वो पाल रही है, और उनको मैंने फिर वो मेन वाले बाड़े में शिफ्ट कर दिया है। तो कई बार हम मेहनत करते हैं ये अप एंड डाउन चला रहता है, और फार्मिंग में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, और फार्मिंग एक चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन फार्मिंग में आप सुकून भी बहुत है, बहुत ज़्यादा सुकून है। अगर आपके पास ज़मीन है, खेती बाड़ी लाइक अगर थोड़ी बहुत भी अगर जगह है, तो हमको फार्मिंग से जुड़े रहना चाहिए। और जो फार्मिंग है, जो किसानी है, ये हमको बहुत कुछ सिखाती है और प्रकृति के बहुत करीब हमको रखती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे, जो उस मुर्गी ने छोटे छोटे चूज़े जो दिए हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ अंदर, जहाँ पे छोटे छोटे चिकन्स हैं। ये देखो, ये आप देख सकते हो। मैं आगे जाऊँगा तो वो डरेगी, उनको ले जाएगी कि उनके ऊपर मैं अटैक ना करूँ। जूम करता हूँ। ये रात, ये शाम होती है तो यहाँ पे अंदर इनको ले जाती है, और ये मैंने एक लकड़ी का एक पट्टा सा रखा हुआ है कि क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गहरा है तो छोटे चूज़े बाहर आ नहीं पाते, तो वो वहाँ से इस पे चल के आते हैं, और यहाँ पे इजीली आ जाते हैं, और शाम को अंदर ले जाती है। दाना भी रखा हुआ है इनका, और ये अभी खुद बाहर ले आई है इन चूज़ों को। रैबिट्स हैं, अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि इनको भी कुछ डाला जाए। अभी इनको घास काट के डालेंगे। ये देखो, डॉलर भी आ गया। डॉलर सबको ऐसे किसी भी मुर्गे को या रैबिट्स के ऊपर अटैक नहीं करता है, लेकिन जिस दिन वो मुर्गों पर अटैक हुआ है तो इसने भी बचाने की कोशिश, क्योंकि ये खुला रहता है, इसको बांधते नहीं है, तो बरामदे में या कहीं पे भी ये बैठा रहता है। तो उस दिन इसको भी काटा हुआ था उन्होंने, इतने डॉग इसके ऊपर पड़ गए, कोशिश की थी इसको रेस्क्यू करने का। अभी ये ठीक है, लेकिन इसको यहाँ से काफ़ी जगह से कट लग गए थे और हालत इसकी ख़राब थी, लेकिन अभी ये बच गया है, अभी थोड़ा ठीक है ये। क्यों डॉलर, कहाँ गया था तो? अभी तू कहाँ जाके आया? हाँ हाँ, चल ठीक है, जाओ। तो ये तो थी जो मैंने जानवर पाले हुए हैं, पेट पाले हुए हैं, मुर्गी, खरगोश, डॉलर, या मेरी छोटे किटन्स हैं। ये तो पेट है, लाइफ है उनकी, जो यहाँ पे इनकी देखभाल करनी पड़ती है, और इनके साथ भी एक अलग ही दुनिया बन गई हुई है। तो इनको भी संभालना और इनको पेट करना, इनकी देखभाल करना, एक पूरा दिन निकल जाता है इसमें, बहुत समय लगता है इसके लिए भी। और ये रही पेट की बात। और अब मैं आपको बताऊंगा कि अभी बरसात में खेतों में क्या फसल लगी हुई है और फार्मिंग में क्या क्या है, मैं वो दिखाऊंगा आपको। खेतों में हमने लगा दिया है भाई मक्का, और ये मक्का जो है इसको लगे हुए हो गए हैं 20 दिन, और ये मक्का का साइज़ हो गया है, और इसमें घास भी आ गई है, तो इस घास का भी कुछ करना पड़ेगा। इस वाले खेत में, ऊपर वाले खेत में, और कुछ एक खेत घर के किचन गार्डन में, वहाँ पे मक्का लगा दिया, और गेट के बाहर वाले खेत में भी लगा दिया। इस बार काफ़ी मैंने एरिया जो है मक्के से भर दिया है, और देखते हैं कितनी आउटपुट इसकी आती है। और बीच में ये मेरा ऑर्चिड है साथ में, अभी छोटा है तो बीच में मैं हल चला लेता हूँ ट्रैक्टर से, तो हल चल जाता है। जब तक ऑर्चिड छोटा है, चल रहा है, तब तक इसमें हम गेहूँ भी लगाते हैं, और अभी मक्का भी लगा दिया है। ऑर्चिड में ना ये कुछ आम के पेड़ हैं, मैंने 5-6 पेड़ जो थे वो एप्पल के लगाए थे, तो एप्पल के पेड़ ये 1, 2, 3 ऐसे 3 एप्पल के पेड़ हैं। ये अमरूद है,
ये अमरूद के हैं, बीच में कुछ सिट्रस के प्लांट हैं और लुगाट वगैरह है, अनार है, काफ़ी सारे मिक्स पौधे हैं, आम वगैरह के। बाहर की जो लैंड है उसको मैं भी नहीं यूज़ कर रहा हूँ, वो अभी ऐसे ही पड़ी हुई है। इसमें पहले हम उसमें खेती बाड़ी करते थे, लेकिन वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि जानवर आ जाते हैं। तो उसको फेंस करने का मैं सोच रहा हूँ, उसको पूरे को फेंस कर दूंगा तो उसके अंदर भी कुछ आगे बढ़ाएंगे पेड़ पौधे या फसल वगैरह। तो मक्का का क्या था कि पहले मक्का जब लगाते थे तो देखो खेती बाड़ी में या तो पूरा परिवार मिलके काम करे, सबका हाथ इसमें हो, या आपको मैन पावर मिले, तो उसको बड़े ही कल्चरल तरीके से आपकी फार्मिंग हो सकती है। लेकिन आपको पता है कि आज का जो लाइफस्टाइल है इसमें सभी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं और पूरे परिवार का फार्मिंग में हाथ लगाना इतना आसान नहीं है क्योंकि सब अलग अलग काम में और अलग अलग अपने ऑक्यूपेशन में लगे होते हैं। तो खैर मेरे यहाँ पे तो मैं खुद ही, पहले पापा करते थे, तो पापा अभी फिज़िकली इतने फिट नहीं रहते हैं, थोड़ा सा उनको हेल्थ इशू है। तो मैं थोड़ा, एक दो लोग हैं जो मैन पावर है जिनके साथ उनको बुलाता हूँ और वो मेरी हेल्प करते हैं और हम फार्मिंग कर लेते हैं। तो मैं अकेला हूँ। तो अभी इसमें पहले मक्का में क्या होता था, मैं क्यों बता रहा हूँ कि मक्का जैसे है तो मान लो उसमें गुड़ाई करते हैं। गुड़ाई के होते हैं कि एक एक पौधे को पकड़ के उसके आसपास की घास को निकालना और उसको मिट्टी से लगाना, ऐसे हर एक पौधे करना। अब देखो इतने ज़्यादा एरिया को एक पौधे को पकड़ के गुड़ाई करना इतना आसान नहीं है। तो इसका ऑल्टरनेट तरीका क्या है, थोड़ा सा तो आपको लगेगा कि मेरा यहाँ पे जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है वो ख़राब हो जाता है, तो थोड़ा उसमें थोड़ा सा हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कभी कभी। तो उसके लिए एक स्प्रे आएगी और घास की स्प्रे होगी। उस स्प्रे क्या करेंगे, हम स्प्रे करेंगे और स्प्रे से जो घास होगी वो घास जो है वो ख़त्म हो जाएगी मक्का के बीज से और मक्का रह जाएगा, और जिससे कि इसकी पैदावार ठीक होगी और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। अगर वो दवाई नहीं डालते हैं और मक्का को ऐसे छोड़ देते हैं तो मक्का को वो ये घास जो है ख़त्म कर देगी और उसकी ग्रोथ नहीं होगी और मक्का ख़त्म हो जाएगा। अगर 100% है तो 100% में घास में वो 20% ही रह जाएगी। तो अभी वो अगला मेरा काम है जो इसमें स्प्रे करना है मुझे 1-2 दिन के अंदर। का छोटा गेट है जो फेंस किया हुआ है, वो छोटा वाला गेट फेंस बाहर की लैंड पर से छोड़ा हुआ है। तो ये फेंस इसलिए किया है कि जो कैंपस की पूरी फेंसिंग है वो बंद रहे सब तरफ से और अंदर कोई जानवर आके उनका नुकसान ना करे और जब फसल या पेड़ पौधे लगे वो बचे रहें। तो इसलिए ये हमने अपनी लैंड के अंदर ही एक अलग से कैंपस का फेंस करके इसको बंद किया हुआ है। बाहर मेन रास्ते का बड़ा वाला गेट है जो हमारी सारी लैंड के बाहर आता है, और ये सिल्वर ऑक के पेड़ लगे हुए हैं। ये हमारी लैंड के पूरे साइड में ऐसे करके आपको दिखेंगे, ये सिल्वर ऑक के पेड़ हैं, काफ़ी पुराने हैं, 35 साल हो गए इन पेड़ों को लगे हुए फार्म में। तो गेट के साथ ही मैंने बाहर वाले कुछ एरिया में यहाँ पे नींबू के कुछ प्लांट लगाए थे, जो बीच में आप देख पा रहे हैं। ये है 10-15 प्लांट जो बच गए हैं। अभी इनसे मैं फल तो नहीं ले पाया हूँ नींबू इतना ज़्यादा, लेकिन शायद इस साल हो सकता है कि इस पर नींबू आ जाए, फल आ जाए। और पूरा देखिए आप, पूरा जंगल बन गया है अभी, और ये जंगल घना जंगल बन जाएगा बरसात में। सितंबर तक, 15 सितंबर 20 सितंबर तक बारिशें यहाँ पे होती हैं और जिसके कारणवश पूरा ग्रीन लश हो जाता है। यहाँ पे हमने 1.5-2 साल पहले हल्दी लगाई थी इस खेत में, तो हल्दी निकाल ली है। लेकिन हल्दी जब भी निकाल लो उसके बाद भी हल्दी निकलती रहती है। उसके छोटे छोटे पीस भी अगर रह जाए ना तो वो हल्दी जो है वो सीज़न आने पर निकलती रहती है। तो देखिए, हल्दी की खेती ऐसी है जो ज़्यादा मेहनत वाली खेती नहीं है और ज़्यादा इसको पानी भी इतना नहीं देना पड़ता है। खैर पानी तो देना ही पड़ता है बहुत, लेकिन उतना ज़्यादा इसको ना जानवर नहीं खाते
इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, और इसको आप लगा के भूल जाओ साल भर के लिए। हल्दी 3 प्रकार की आती है। अभी जैसे हाइब्रिड फार्मिंग हो रही है तो उसमें 6 मंथ्स वाली भी आ गई है, वो हमने अब तक लगाई नहीं है। लेकिन 1 साल वाली, 1.5 साल, तो पहले जो हल्दी होती है वो 2-2 साल की होती है। मतलब ये टाइम स्पैन का मतलब है कि इतने समय तक आपको उसको ज़मीन में ही रखना है, उसको उतने समय के बाद निकालना है, तब वो पूरी पक के तैयार हो जाएगी उसकी जड़। तो अगर इसमें अगर कुछ हल्दी के पीस आ गए हैं, अगर नीचे इसमें रूट्स बन गई हैं, तो मैं आपको एक उखाड़ के दिखाता हूँ कि ये हल्दी कैसी होती है। और इसके पत्ते में भी एक खुशबू आती है, हल्दी की, कच्ची हल्दी की खुशबू आती है पत्ते में, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इसको अगर मैं उखाड़ूंगा तो इसमें आप देखना हल्दी, ये, हाँ ये देखो, इसमें जैसे आपको बताया कि जो हल्दी रह जाती है, ये देखो ये हल्दी है। और हल्दी जो हम उखाड़ लेते हैं उसके बाद जो छोटे पीस बच जाते हैं, उसी से ही ये आगे जाके इसका ये जनरेट होता है सीड। ये हल्दी है ये बिल्कुल। और अभी लेकिन ये भी कच्ची हल्दी है। कच्ची हल्दी का भी यूज़ करते हैं खाने में, या मेडिसिनल उसके लिए यूज़ होता है। लेकिन इसको भी तैयार होने में अभी 6 महीने और लगेंगे। अगर इसको अगर मुझे यूज़ करना, निकालना है और हल्दी पाउडर बनाना है, तो अभी कम से कम 8-10 महीने इस ज़मीन में रहे, और उसके बाद निकाल के इसको काट के बॉईल करके सुखाएंगे और उसका पाउडर बनेगा। तो ये हल्दी है। बहुत ही अच्छी खुशबू है इसकी।